मेरा नाम संजय है। मैं अपनी 7 बहनों का सबसे छोटा भाई था। 7 बहनों के बाद मेरे माँ पापा को भगवान ने बेटे से नवाजा। हमारा परिवार बहुत बड़ा और हम लोग काफी अमीर थे। मैं यूं तो 7 बहनों का इकलौता भाई था, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं ही सबका लाडला था। मेरी बहनें भी मेरे बाबा को बहुत प्यारी थीं। और यही वजह थी कि मेरे बाबा ने उनकी हर इच्छा पूरी करके उनको बहुत बिगाड़ दिया था। मेरे बाबा कहते थे कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वह मेरी बेटियों के नसीब से है, तो मैं क्यों ना अपनी बेटियों पर खर्च करूं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उनकी बेटियां बहुत मगरूर हो गई थीं। खैर, मैं अपनी मर्जी का मालिक था। मेरी अपनी जिंदगी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं पर मुझे एक सोनिया नाम की लड़की बहुत पसंद आ गई। जब मुझे पता चला कि वह मुझे भी पसंद करती है, तो हमारी मोहब्बत शिद्दत अख्तियार कर गई और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, हमने यह भी सोच लिया कि हम एक तरीके से एक दूसरे के घर रिश्ता भी भेजेंगे, ताकि किसी को पता भी ना चले कि हमने एक दूसरे से पसंद की शादी की है। पर यहाँ पर मसला पसंद नापसंद से ज्यादा इस बात का था कि मेरे खानदान का एक रिवाज था, और रिवाज भी ऐसा कि जिस पर बहुत से लोग कुर्बान हो चुके थे और अब शायद मेरी बारी थी। रिवाज ये था कि जब खानदान की बेटियों की शादी न हो, बेटों की शादी नहीं की जाती थी। चाहे बेटे उम्र में छोटे हों या बड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले बेटियों की शादी करते थे और बाद में बेटों की। हमारे खानदान में इसी रिवाज की वजह से बहुत मसले बन चुके थे। मेरे कजन ने चोरी छिपे से शादी कर ली थी, और जब घर वालों को उसकी शादी का पता चला तो उन्होंने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दौलत बहुत जरूरी थी। हम बहुत अमीर थे, और देखा जाए तो ये सारी दौलत मेरी ही थी। मेरी बहनों ने तो कल को अपने अपने घर का हो जाना था। उनको उनके हिस्से देने के बाद भी इतनी दौलत बच सकती थी कि मेरी सारी जिंदगी बिना कमाई भी गुजर सकती थी। मैं अपने हाथों से दौलत भी नहीं जाने देना चाहता था, और पसंद की शादी भी करना चाहता था, वह भी जल्दी। अगर मेरी बहनों की शादी एक एक साल के फर्क से भी होती, तो मैं 7 साल तक बैठा ही रह जाता और तब तक बूढ़ा हो जाता। सोनिया को भी इस बात से बहुत मसला था। वह कहती थी, आखिर ये किस किस्म की रस्म है? पर यही मेरे खानदान की रस्म थी। खानदान में इस वक्त तक किसी लड़के की शादी न की जाती जब तक वह अपनी जवान बहनों को ब्याह न देता। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मेरी 7 बहनें थीं और सातों जवान थीं, जिनका कहीं भी रिश्ता न होता था। मेरी 7 बहनें बहुत खूबसूरत, शायद इसी खूबसूरती ने उनका सर घुमा दिया था कि उनको कोई पसंद ही ना आता था। मेरे वालिद ने मेरी बहनों पर बहुत मेहनत की थी। कोई डॉक्टर थी, कोई इंजीनियर और कोई टीचर। इसलिए उनको रिश्ते भी अपने मेयार के मुताबिक चाहिए थे। लेकिन अगर सोनिया से शादी करनी थी, तो मुझे उन सातों को इस घर से रुखसत करना था। और अब यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। मैंने एक ब्रोकर को हायर किया और उससे कहा कि कुछ अच्छे रिश्ते हमारे घर भेजे, पर मेरा नाम ना आए। हमारे घर जो रिश्ते आते थे, अच्छे होते थे, पर मेरी बहनें उनमें से भी कीड़े निकालने लगीं और उनको इनकार कर दिया। 7 महीने गुजर गए और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन अम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी बहनों की शादी नहीं हो जाती, अपनी शादी के बारे में सोचना भी ना। मैंने कहा, अगर उनकी शादी न हुई तो क्या मैं बूढ़ा होकर मर जाऊं? तो मेरी माँ ने कहा, ये तो इस खानदान की रस्म है। मुझसे बात कर ली है, पर अपने बाप से बात करने की हिम्मत न करना। वैसे भी उनसे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अम्मी से तो मैंने फिर भी बात कर ली थी, पर अगर बाबा से बात करता तो वह मुझे छोड़ते ही नहीं। मैं जहां भी बात पक्की करवाता, किसी न किसी वजह से रिश्ते से इनकार हो जाता। एक दिन मैंने उन्हें यह कहते हुए सुन लिया, और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गया। वह आपस में यह बातें कर रही थीं कि हम इस घर में रहते हैं। ये घर कितना बड़ा है। यहाँ हर तरह की आसानी है। कोई बात कहें तो फौरन पूरी करते हैं। अगर हमारी शादी इस घर से गरीब घर में हो गई तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई रिश्ता आए तो उससे इनकार कर दिया करो, जब तक कि इस घर से ज्यादा अमीर घर से रिश्ता ना आए। वरना याद रखना, हम सबकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे हाथ से यह अय्याशी, आराम भी चला जाएगा। अब मैं समझा कि आखिर इस घर में आने वाला हर रिश्ता ही क्यों उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। इतनी तो ये हूर परियां नहीं थीं, और उन्होंने ऐसी कौन सी पढ़ाई की थी जो बाकी दुनिया के लड़कों ने न कर रखी थी। असल में ये उन सबका प्लान था। पहले तो मैं भाई बनकर उनकी फिक्र कर रहा था, अब तो मेरे लिए जंग बन गई थी। और यह मैं अपने आराम व सुकून की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर उनको यह पता था
कि उनकी इस हरकत का असर मेरी जिंदगी पर क्या होगा। क्या मैं उनका छोटा भाई नहीं था? ये तो सातों इतनी खुदगर्ज थीं कि उनको मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मैं अब बहुत गुस्सा हो गया था, पर मैं कर भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि अगर उनको शादी करनी ही नहीं थी तो मैं क्या करता। अगर मैं कहीं से भी रिश्ता ले आता, उन्होंने इनकार ही करना था। एक तरफ सोनिया, एक तरफ मेरी बहनों की जिद। मैं तो अभी से ही जलील हो रहा था। एक दिन मैं अपने पापा की दुकान में बैठा था कि एक लड़का आया। अक्सर इस दुकान में आया करता था और मेरे पापा के साथ बैठकर पूरा दिन गपशप करता था। मेरी भी उससे जान पहचान हो गई थी। उसका नाम विनोद था। उसने मुझसे पूछा कि क्यों सर पकड़े बैठे हो। कभी ऐसा होता कि हम अपनों की बजाय गैरों से अपने दिल की बात कर लेते हैं। उस दिन मैं बहुत परेशान था। मैंने उसे सारी बात बता दी। सोनिया को पसंद करने से लेकर यहाँ तक कि मैंने जितने भी रिश्ते भेजे, इनकार हो गया। उसने पहले तो मेरी बात गौर से सुनी और फिर बोला, मैं यह मसला हल कर सकता हूँ क्योंकि हम भी 7 भाई हैं और रिश्ते ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, मेरे भाई बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको पत्नियां भी पढ़ी लिखी चाहिए। खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मेरी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में जा गिरा था। मुझे किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी। मैं हैरान भी था और खुश भी हुआ। मगर उसने शर्त रखी जिसमें मुझे कोई खराबी नजर ना आई। उसकी शर्त यह थी कि हर बार मेरा एक भाई आएगा और तुम उससे फौरन बहन की शादी करवाओगे। किसी पसोपेश में नहीं पड़ोगे और कुछ नहीं करोगे। मैंने उसे बताया कि मेरी बहनें जानबूझकर रिश्तों से इनकार करती हैं। तो उसने कहा, ये उसका मामला है, वह अपने भाइयों को समझा देगा। उसने कहा, मेरे भाई बहुत समझदार हैं, वह मामला संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम हम पर भरोसा करो। मुझ पर अपनी शादी का भूत सवार था। मैं फौरन मान गया। अब मुझे उसके पहले भाई का इंतजार था। मैंने यह बात सोनिया को भी बता दी। हम लोग इस कदर तंग आ गए थे कि चाहते थे कि किसी तरह बहनों की शादी हो जाए ताकि हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। सोनिया का भी कहना था कि अगर वह इस घर में आई और मेरी 7 बहनें यहाँ हुई तो वह मेरे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वह 7 नंदों के बीच नहीं रह सकती। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर थी, इसलिए आने वाले लड़के का नाम विशाल था और वह भी डॉक्टर था। मेरी बहन इस बात पर राजी हो गई कि दोनों डॉक्टर ही हैं, तो मिलकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे और एक दूसरे की रूटीन को समझेंगे। लड़का देखने में भी खूबसूरत था। उसकी उम्र मेरी बहन से कम थी, जबकि मेरी बहन 30 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। कुछ दिन बाद एक और लड़का आया। उसका रिश्ता मेरी दूसरी बहन के लिए आया था। मेरी बहन को यह लड़का भी इसीलिए पसंद आ गया कि उसने कहा कि मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा अपना घर है। मेरी यह वाली बहन साहिबा सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इस रिश्ते के लिए फौरन मान गई। तीसरी बहन के लिए आने वाला लड़का भी बहुत अच्छा था। उसके लिए मेरी बहन उसकी शक्ल देखकर राजी हो गई। मेरे बाबा भी खुश। उन्होंने फैसला किया कि पहली तीनों बहनों की शादी एक साथ ही कर देंगे, बहुत खुशियां मनाएंगे। और फिर वह दिन भी आया। मेरी तीनों बहनों की शादी इकट्ठी उन तीनों भाइयों के साथ हो गई। इस तरह 1 साल के अंदर मेरी 6 बहनों की शादी हो गई। अब हर बार एक लड़का मेरे घर आता और मैं अपनी बहन का ब्याह उससे करवा देता। हम सब हैरान थे कि पहले तो कोई अच्छे रिश्ते आते ही नहीं थे, और अब ऐसे जल्दी जल्दी रिश्ते हो रहे हैं और बहनें भी मानती जा रही हैं। मेरी माँ का कहना था कि हम पर किसी ने काला जादू किया हुआ था। जो किस्मत का दरवाजा बंद था, अब वह खुल गया है। सबकी अपनी अपनी बातें थीं, असल हकीकत तो मैं ही जानता था। मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मेरी सारी बहनें अपने अपने घरों की हो रही थीं। सिर्फ मेरी 7वीं बहन ही रह गई थी, जिसके लिए भी रिश्ता आ चुका था। पर मेरी सबसे बड़ी बहन की बेटी की हमें एक दिन कॉल आई और वह कहने लगी कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसे उसका हिस्सा देने में कोई मसला नहीं था, लेकिन हम हैरान थे कि उसने अचानक से ये बात क्यों कर दी। उसका कहना था कि उसके पति ने कहा है कि अपना हिस्सा लो ताकि हम अपना अलग घर बना सकें। यह बात अपनी जगह ठीक थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम्हारी 7वीं बहन को रुखसत कर लूं, फिर तुम्हारा हिस्सा भी दे दूंगा। इत्तेफाका की बात यह थी कि मेरी सारी बहनें अलग अलग शहरों में रहती थीं और वह सब की सब फ्लैट में रहती थीं। बड़ी बहन ने अपने घर की बात की तो बाकी बहनें भी उसकी बात पर मशवरा करने लगीं कि हम कब तक फ्लैट में रहेंगी, हमें हमारा हिस्सा दिया जाए ताकि हम घर बनाएं। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। हमने 7वीं बहन की शादी भी जल्दी में तय कर दी और शादी का दिन भी आ गया। हमने ज्यादा एहतमाम नहीं किया था, क्योंकि मेरी आखिरी बहन की शादी थी और हम सब लोग घर वाले उदास थे। यह भी इस घर से चली जाएगी। खैर, रुखसती का वक्त हो गया था।
शादी भी हो चुकी थी। जब दूल्हे को दुल्हन के साथ बिठाया गया, तो अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमारे कदमों से जमीन निकल गई। मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, हम सब हैरान परेशान रह गए। हम सब इस कदर सख्ता में थे कि कुछ पल के लिए तो पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। मेरी बहन का दूल्हा विशाल था। उसने दाढ़ी लगाकर हुलिया बदला था। उसका ब्याह मेरी बहन से हो चुका था। यहाँ तक तो बात किसी हद तक ठीक थी। पर असल बात तो यह थी दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मेरी चाची एक जवान औरत थी। जब भी वो घर पर अकेली होती, मुझे बुला लेती। मुझे भी उनके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए। मुझे अपनी चाची के साथ रहते हुए काफी समय हो गया था, इसीलिए अब वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती थी। एक दिन चाची घर पर अकेली थी। जब उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी चाची जब अपनी दिखा रही थी, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो शादीशुदा महिला थी। उस समय मैं अपने चाचा हैदर के घर रहने आया था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों सऊदी अरब जा रहे थे। जाने से पहले जब छोटे चाचा अब्बू से मिलने और बधाई देने आए, इसलिए जाते समय उन्होंने अबू से कहा कि वो बिलाल को हमारे घर छोड़ दे। अबू ने उन्हें बहुत मना किया। बिलाल अब बड़ा हो गया है और उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा, लेकिन वो इससे सहमत नहीं है। उन्होंने अबू को मना लिया और मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हुई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है, जो खाली पड़ा है, जिसका मैं अपने उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग करता हूं। आंटी अमारा की शादी उनके चाचा से लगभग 10 साल पहले हुई थी। उस समय मेरी उम्र 10 साल थी, लेकिन उस समय मुझे अपनी चाची को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सुंदर थी, बल्कि उसकी आवाज मधुर और शरीर भरा हुआ था। बुआ फूफा की जोड़ी आदर्श मानी जाती थी, लेकिन अब तक वे दोनों संतान सुख से वंचित थे और शायद वे दोनों इसे अपना भाग्य मानकर धैर्यपूर्वक बैठे रहे। चाची और चाचा के बीच प्यार बहुत गहरा था और मैंने अनुमान लगाया कि आंटी ने उनके साथ एक भी रात बर्बाद नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद मेरी चाची का शरीर बहुत आकर्षक हो गया था। स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी, लेकिन अब शरीर का हर हिस्सा मुझे बुला रहा था। उस समय मेरी चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था। फिर मेरी चाची ने मुझसे पूछा, बिलाल बेटा, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा, अपनी चाची को अपना बेटा कहने के लिए दिल में बुरा महसूस कर रहा था। नहीं आंटी, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसीलिए मासिक छुट्टियां होती हैं। चाची ने सिर हिलाया और कपड़ा मेज पर पटकने के लिए झुकी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्या करें और क्या न करें। 2 दिन बीत चुके थे। मैं अपनी चाची के घर आया था। रात को खाने की मेज पर मेरी चाची ने मुझसे और मेरी चाची से कहा कि उन्हें 20 दिनों के लिए कहीं जाना है, यदि उन्हें लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़े। इसलिए वे अपनी चाची को अपने साथ ले जाते थे। लेकिन इस बार मैं अपनी चाची के घर पर था, इसलिए उन्होंने इसके साथ चलना उचित समझा। मैंने अपनी चाची की दिनचर्या और उनकी आदतों की सावधानी पूर्वक जांच की। मैंने देखा कि वो बहुत चाय पीती है और चाय खुले दूध से बनाई जाती है, और मैं डिब्बाबंद दूध वाली चाय पीने का आदी हूं। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैं हेडफोन पहने हुए था। मुझे नहीं पता कि मेरी चाची मेरे पास आई या नहीं, और उन्होंने मेरे खेल को देखा या नहीं। हम दोस्त थे और एक दूसरे का इस्तेमाल करते थे, और जो बकवास मैं कह रहा था वो अत्यंत अश्लील थी। चाची आश्चर्यचकित और चिंतित थी। वो मेरी बड़बड़ाहट सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे पुकारकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश की, और संगीत के कारण मैं कुछ भी सुन नहीं सका। आंटी बहुत देर तक मेरी बकवास सुनती रही और फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाने लगा, तो मैं अपनी चाची को
ये बात बताने के लिए उनके कमरे में गया। उस समय मेरे मन में कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैं चाय पीना चाहता हूं। आप क्या बनाएंगे? चाची मुस्कुराई और बोली, मेरा बच्चा क्यों नहीं, केवल 2 घड़ी। क्या मैं फ्रेश हो जाऊं? फिर मैं उठकर बाथरूम की ओर चला जाता हूं। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और उसे अपने सामने लाल रंग और फूल दिखाई देने लगे। मुझे एक फूल पसंद आया। मैंने जाकर उसे ध्यान से देखा और फिर तोड़ लिया। आंटी मुझे बुला रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूं। इसलिए वे अपने हाथों में एक ट्रे लेकर बाहर आए, जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे दिया और दूसरा स्वयं उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने फूल को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने उसे अपनी चाची को दे दिया। मेरी चाची मुस्कुराई और उन्होंने मेरे हाथ से फूल ले लिया और कहा, धन्यवाद मेरे बच्चे, मेरे सारे सपने टूट गए। मैंने अपनी चाची की ओर देखा और कहा, चाची, आप बोर नहीं होती? मैं सारा दिन घर पर रहकर बोर हो जाता हूं। चलो बाहर घूमने चलें। तो आंटी बोली, नहीं बिलाल, मैं तुम्हारे बनाने वाले के साथ हर जगह जाती हूं। लेकिन मैं उनके बिना कहीं नहीं जा सकता। मैं चुप रहा और चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक फिल्म लगाई और देखने बैठ गया। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और फिल्म देखने लगी। जब चाची ने देखा कि यही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर में गेम खेलते समय कर रहा था, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने सारी गालियां और बकवास यहीं से सीखी है। वो बोली, बेटा, ये बहुत गंदी बात है। आप बहुत ज्यादा भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं शर्म से पसीने से तरबतर हो गया था। तभी आंटी ने कहा, मैं आसिया से बात करूंगी कि वो तुम पर नजर रखे। आप नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। मैंने ऊपर देखा और अपनी चाची से कहा कि गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पर क्या करूं? सभी लड़के एक ही तरह की बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब देना है, तो इस तरह की बातें मेरे मुंह से निकल जाती है। मौसी हंसकर बोली, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे पता है तुम लड़के कैसी बातें करते हो। ठीक है दोस्त, कोई दूसरी फिल्म लगाओ। ये किस पर लगाया गया है? फिर मैंने अपनी सांस संभाली और अपनी चाची से पूछा कि मुझे कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, कोई भारतीय फिल्म चलाओ। मैंने एक भारतीय फिल्म लगा दी। चाची फिल्म देख रही थी और मैं चुपके से उन्हें देख रहा था। चाची ने एक पैर उठाकर दूसरे पर रख दिया और वो आराम से सोफे पर अपनी दोनों बाहें फैलाकर बैठ गई। फिर मैंने भी अपना एक पैर उठाया और दूसरे पैर पर रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चाची ने मेरे व्यवहार को देख लिया है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं भी अपनी चाची की तरह दूसरे कोने में बैठा था। तब चाची मुस्कुराई और अपनी स्थिति ठीक की और मैंने भी उन्हें देखा और मैंने सोचा कि सीधे बैठना बेहतर होगा। आंटी ने हंसते हुए मुझसे कहा, बिलाल, क्या तुम मेरा हार उतार रहे हो? मैंने उनकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया तो उसने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझे परेशान क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ, एक छोटी सी। और फिर वो हंसी और बोली, क्यों? तो मैंने तुरंत कहा, यार, बहुत समय हो गया है। तुम्हें किसी ने डांटा नहीं है, नहीं किसी ने तुम्हें तंग किया है। तुम बहुत बोर हो गए हो। उसने अपने माथे पर एक गांठ महसूस की और कहा, बिलाल, क्या मैं सचमुच ऊब गया हूं? तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि अगर मैं अकेला रह गया तो मेरा क्या होगा। चाची मुस्कुराई और बोली, क्या तुम पिटना चाहते हो? तो मैं इसे लगा दूंगा। क्या वो मुझे कोई मासूम शरारती बच्चा समझती थी? और क्या ये मेरे लिए लाभदायक था? खैर, हम ऐसी बकवास बातें करते थे। आंटी, मैं इन सब से तंग आ चुका हूं। रात 11 बजे जब उसके मोबाइल पर उसकी मौसी का फोन बजा तो वो उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। मैंने कुछ देर तक फिल्म देखी। मैंने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की ओर चलने लगा। तभी मुझे अपनी चाची के कमरे से उसकी आवाज सुनाई दी।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यार, मैं नहीं जानता कि ये दिन कैसे गुजरेंगे। मुझे नहीं मालूम कि दूसरी तरफ क्या कहा गया, लेकिन मेरी चाची ने जो कहा वो मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मैं सुबह जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर वो रसोई घर में चला गया। तो मैंने देखा कि रसोई में कोई नहीं था। मैं अपनी चाची के कमरे में गया और देखा, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि चाची सो रही है। मैं रसोई में गया और अपने लिए चाय बनाई, और फिर उसने कुछ स्लाइस गर्म किए और नाश्ता करने के लिए मेज पर बैठ गया। मैं नाश्ता कर रहा था जब आंटी के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आई और मुझे देखकर थोड़ी शर्मिंदा हुई। मुझे रात को नींद नहीं आई, बहुत देर तक सोया, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सका। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप नाश्ता करना चाहते हैं, है ना? आज मैं तुम्हारा नाश्ता बनाऊं। उसने कहा, आप और नाश्ता? वाह, क्या हो रहा है? मैंने कहा, आओ फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाऊंगी, हम बाद में बात करेंगे। आंटी मुस्कुराई और अपने कमरे में वापस चली गई। तो मैंने पूछा, आंटी, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? चाची ने हंसते हुए कहा, बकवास मत करो बिलाल, मैं पहले से ही शर्मिंदा हूं। मैंने फिर सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा, और मुड़कर रसोई घर की ओर चलने लगी। तो आंटी ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, आंटी, अपना नाश्ता और ट्रे उसके सामने रख दीजिए। चाची मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे बाल खराब कर दिए, और उसने कहा, वाह, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं समझा कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह लापरवाह हो गए हो। मैंने अपनी चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सिर पर था, और वो बोला, यार, तूने तो मेरा स्टाइल खराब कर दिया। आंटी ने उसके गाल पर हल्का सा तमाचा मारा और कहा, कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। आंटी ने नाश्ता किया और फिर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, चलो दोस्त बनो। आज कई दिनों के बाद मैं इस तरह हंसा और इतना अच्छा नाश्ता किया। धन्यवाद, मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? चाची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और उसने कहा, तुम दोस्त हो, लेकिन बुरे दोस्त हो। आज एक स्थायी दोस्ती बनाए। मैंने अपना गाल चुटकी से दबाया और कहा, यार, ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, इससे तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। आंटी फिर हंस पड़ी और दोनों हाथ मेरे कानों की ओर उठाए, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आंटी हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ी और उसने कहा, रुको, मैं तुम्हें चाची जैसा दिखता हूं। चाची रुक गई और कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए उसने कहा, ठीक है। फिर वो उसके बगल वाली बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ? तो आंटी खड़ी हो गई और मेरे दोनों कान दबा दिए और हंसने लगे। मैंने रोता हुआ चेहरा बनाते हुए कहा, आपसे कोई दोस्ती नहीं, तुम बहुत निर्दयी हो। आंटी ने मेरी ओर देखा, हंसी, और जहां मैं था वहां मुझे चिकोटी काटी। वहां प्रेम करना अच्छा नहीं है मेरे मित्र। आंटी मुझसे अलग हुई और बोली, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूं। फिर उनको कुछ सामान लाना होता है, वो बाजार से लाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं इन्हें बदल दूंगा। हो सकता है कोई लड़की फंस जाए मेरे साथ और मुझ में भी लहरें होंगी। आंटी मुस्कुराई और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, बस करो बिलाल। मैंने आश्चर्य से कहा, उसने क्या कहा? मैंने कहा, अपनी तूफानी हरकतों से मैंने कहा, मेरे दोस्त, जिंदगी में थोड़ा रंग होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर मेरे लिए बेकार रहोगे। पहले तो चाची को मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब वो ऐसा करने लगी तो उसने अपने जूते उतार दिए और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं हंसते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद चाची भी बाहर आ गई।
जब वो बाहर आई तो मेरी सांस गले में अटक गई। उसने सफेद शर्ट और जीन्स पहने अपनी आंटी की ओर देखते हुए कहा, आपका इरादा क्या है, मैडम? तो चाची ने पहले खुद को देखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा और आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों हुआ? मैंने अपना हाथ दिल पर रखते हुए कहा, मैडम, बाहर किसी को पता नहीं। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब उन्होंने मुझे आने को कहा तो मैंने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा मानना है कि आपके शहर में हजारों पागल लोग होंगे और इतनी सुबह सुबह दुकान कौन खोलेगा? चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, आप सही हैं। मैंने कहा, मैडम, आप बाहर आ रही होंगी तो लोग आपकी ओर देखेंगे, है ना? आपका काम कौन देखेगा? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलाल डार, शर्म करो, मैं तुम्हारी मौसी हूं। मैंने भी सिर झुकाकर कहा, ठीक है आंटी। तो वो हंस पड़ी और मेरे बगल में बैठकर बोली, तुम फ्लर्ट करना बंद नहीं करोगे? उसकी ओर देखे बिना मैंने कहा, आखिर कौन तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहेगा? आंटी मुस्कुराई और बोली, मुझे माफ कर दो यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आंटी मेरे करीब आई और बोली, दरअसल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला, अन्यथा वो उसे अपनी प्रेमिका या जीवन साथी बना लेता। अब भले ही उसे हर दिन तैयार होना पड़े। लेकिन चाची ने हंसते हुए कहा, वो नहीं रुकेगा। चाची ने कहा, बिलाल, दूध ले आओ। मैंने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल दिया। वो वापस आया, दूध का जग फ्रिज में रखा और अपनी चाची को ये बात बताने के लिए उनके कमरे में गया। लेकिन मेरे सामने जो दृश्य था, ये उसे पागल करने के लिए पर्याप्त था। आंटी ने शायद अभी अभी स्नान किया था और इस समय भारी बारिश हो रही थी और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। मैं मुड़ने ही वाला था। चाची ने आवाज देकर पूछा, क्या तुम दूध लाए हो? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर हिलाया और वो विपत्ति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और उसने अपना हाथ मेरे चेहरे के नीचे रखते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया डॉट और उनकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, कुछ नहीं। चाची ने सीधे मेरी आंखों में देखा और उसने कहा, बिलाल, सच बताओ, क्या मेरा इस तरह आपके सामने आना अच्छा रहेगा? मैंने फिर सिर हिलाया और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी ओर आकर्षित हूं तो आप गलत है। मैडम, मैं इस बात से सहमत हूं कि आपका शरीर आपके प्यार को व्यक्त करने का एक जरिया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चाची ने गहरी सांस ली और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। मैंने फिर अपना सिर उठाया और कहा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ समय के लिए अपना लो और फिर मुझे जीवन भर के लिए अपनी दृष्टि से वंचित कर दो। ये मौसी के लिए बहुत नाजुक स्थिति थी। फिर वो बिस्तर के एक तरफ बैठ गई और उसने कहा, आओ और मेरे साथ बैठो। मैं शांति से चलकर उनके पास बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रख दिया और उन्होंने कहा, बिलाल, तुम्हें जो भी मिले उसके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। आंटी के दिमाग में क्या चल रहा था? लेकिन उस समय युद्ध के मैदान से भागने की बात चल रही थी। मैं शांतिपूर्वक कमरे से वापस आ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि चाची अंदर ही अंदर रो रही थी। उनके रोने की आवाज बाहर से आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, क्या अब ठीक है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आहें भरने की आवाज एकदम बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, चाची, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अंदर से आवाज आई, बिलाल, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। कृपया अपने अंदर जाइए। मैंने कहा, ठीक है, क्या आप ठीक है? तो आंटी ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आगे क्या करना है? मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद आंटी भी फ्रेश होकर बाहर आ गई और मुझसे माफी मांगने लगे। उस दिन से
मैं अपनी चाची का बहुत ख्याल रखने लगा, क्योंकि वो बहुत अकेली थी। मैंने अपनी चाची को भी घर वापस बुला लिया, क्योंकि चाची एक जवान और खूबसूरत महिला थी। इसीलिए वो अपना अकेलापन मिटाने के लिए इतनी उत्सुक थी। लेकिन शुक्र है कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता विकसित नहीं हुआ। मैंने अपनी चाची के घर पर कुछ और दिन बिताए, और फिर मेरे माता पिता घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मैं अपने अनुयायियों और रिश्तेदारों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपनी जवान बेटी, बहन या पत्नी को कभी किसी के भरोसे न छोड़े, क्योंकि शैतान मनुष्य का खुला दुश्मन है और हमेशा मनुष्य को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। वो कोई भी नहीं है। यार, ये कैसी बुरी बात है। पूरा विश्व ऐसा कर रहा है। अभी मौज करो और बाद में पछताओ। अब पश्चाताप का कौन सा दरवाजा बंद हो गया है? बाकी का निपटारा समय आने पर कर दिया जाएगा। अब आनंद ले। वैसे भी मनुष्य गलतियां करने के लिए प्रवृत्त रहता है। मनुष्य गलतियां करते हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरे और मेरी चाची के बीच ऐसा कोई रिश्ता विकसित नहीं हुआ। एक खूबसूरत महिला कई दिनों तक गैर महरम के साथ रहेगी, तो एक न एक दिन वो अपनी सीमा पार कर ही जाएगी। इसलिए हमेशा अपने सम्मान का ख्याल रखें। कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश या कहीं दूर काम के लिए चला जाता है। तब बेचारी महिला एक निश्चित समय तक तो खुद पर काबू रख पाती है, लेकिन जब उसका सब्र खत्म हो जाता है तो वो बुरे काम करने पर उतारू हो जाती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आपका सम्मान स्थायी रहे, और उसे पूरा हक दें, ताकि वो बुरे कामों से बची रहे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।